गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने अधिनायकवाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके विभिन्न लक्षणों या विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम व्यवहारवाद के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सामान्यतः यह माना जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं, लेकिन बात अगर वर्तमान समय की जाए तो हम पाते हैं कि वर्तमान समय में अधिनायकवाद के में भी कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं, अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के भी कुछ ऐसे लाभ हैं जिसके आधार पर जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कुछ लोगों की जो मनमानी का जो व्यवहार किया जाता है उससे उबकर अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की ओर उनका झुकाव होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को भी कुछ जगह पसंद किया जाता है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्थान पर अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को स्वेच्छा से चुनने की कामना करते हैं। अगर अधिनायकवादी तंत्र में के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो हम ये पाते हैं कि जिन जिन देशों में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष और अभाव था, उन देशों में अधिनायकवाद का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों में निराशा और अभाव उत्पन्न करने वाली बनी, वहीं पर भी अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। आज भी अनेक राज्यों में जनता अधिनायक तंत्र को अच्छा मानकर निरंकुश शासकों का पूर्ण समर्थन करती दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण तो हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और इन गुणों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। यहां पर बोर्ड पर आप कुछ गुणों के बारे में देख पा रहे हैं। जो प्रथम गुण है वो है शासन में कुशलता। स्टूडेंट्स, यहां यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अधिनायकवादी तंत्र में शासन है उसमें कुशलता आ जाती है, और कुशलता आने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग अधिनायकवादी व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था में शासन की समस्त शक्ति है वो एक व्यक्ति में निहित होती है, न केवल निर्णय। और जब एक व्यक्ति में शासन की सारी शक्ति केंद्रित होगी तो ऐसी स्थिति में निर्णय आसानी से लिया जा सकता है, शीघ्रता से लिया जा सकता है, निर्णयों के क्रियान्वयन की भी एक सुव्यवस्था पाई जाती है। अधिनायकवादी तंत्र में शासक से सभी भयभीत रहते हैं, इस कारण वे कार्य में देरी या शिथिलता नहीं कर सकते। निरंकुश शासन के प्रति संपूर्ण शासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, सचेत और सावचेत बना रहता है, ताकि शासन या जो सर्वोच्च व्यक्ति जो शासन सत्ता को संभाले वो उनसे नाराज ना हो जाए। दूसरा जो इसका गुण है वो है राष्ट्र का तेजी से विकास। क्योंकि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में होता क्या है कि एक नेता होता है, एक ही योजना होती है और एक ही विकास का लक्ष्य होता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा दी जाती है या प्रयुक्त की जाती है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उपयोग संभव तभी हो पाता है। देश के विकास के लिए एकता, शांति व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिनायकवादी तंत्र इसकी ठोस व्यवस्था करने के कारण देश है वो तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद में है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायकवादी व्यवस्था की एक और अन्य विशेषता यह होती है, अन्य गुण यह होता है कि इससे क्या होता है, देश में एकता का भाव जागृत हो जाता है। एक ही दल होता है, एक ही एजेंडा होता है, यहाँ पर विरोधियों का दमन कर दिया जाता है, जिससे देश में एकता, संपूर्ण देश है वो एकता के सूत्र में बंध जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जर्मनी और इटली का उदाहरण बता सकते हैं कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि से जर्मनी की कमर तोड़ दी गई थी। जब जर्मनी बहुत ही कमजोर बन गया था, आर्थिक रूप से उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, लेकिन वहां बाद में हिटलर ने शासन सत्ता को संभाला और कुछ ही समय में, अल्प समय में हिटलर ने जर्मनी को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया, और द्वितीय विश्व के युद्ध के आते आते जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। और इसी तरह की स्थिति इटली में मुसोलिनी ने पैदा की। मुसोलिनी ने भी युद्ध में हारे हुए इटली को पुनः संगठित किया और एक शक्तिशाली
राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार से अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में राष्ट्र में एकता की स्थापना हो जाती है, राष्ट्रीयता की भावना का जागरण। सामान्यतः यह होता है कि जो अधिनायकवादी जो तंत्र होते हैं वह राष्ट्रीय भावना का संचार है वो बड़े तेजी से होता है, और इसमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले कुछ सहायक तत्व होते हैं। देश में नागरिकों को पारस्परिकता में बांधने के लिए एक विचारधारा, एक दल और एक नेता का होना पर्याप्त होता है। सभी नागरिक बंधुत्व की भावना से अनुप्रेरित रहते हैं और एक राष्ट्र का नारा एक ही झंडे के नीचे सबको खड़ा करके दिया जाता है, जिससे देशभक्ति का इतना प्रबलता होती है कि नागरिक अपने देश व नेता के लिए अपना बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से संकट काल के लिए सर्वोत्तम। सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि संकट काल के समय, युद्ध काल के समय निर्णय लेने में देरी नहीं होनी चाहिए, निर्णय शीघ्रता से लिए जाने चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां शासन शक्ति है वो बिखरी हुई होती है, विकेंद्रीकृत होती है। लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्था में शासन शक्ति केंद्रीकृत होती है और संकट काल में तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। और यही कारण है कि संकटकालीन व्यवस्थाओं के लिए तानाशाही व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है। इससे समय पर उचित कार्रवाई हो सकती है और युद्ध काल और संकट काल में तो यही व्यवस्था विजय दिलाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण गुण है कि संकट काल के लिए भी यह उपयुक्त है। नेक्स्ट, इसका अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है देश का बहुमुखी विकास। देश के बहुमुखी विकास की बात की जाए तो हम कहेंगे कि अधिनायकवादी तंत्र में देश का बहुमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास होता है। एकता, अनुशासन, कर्तव्य परायणता के कारण विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, तुर्की और स्पेन आदि इस बात के गवाह हैं। इनका इतिहास इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से इन देश अधिनायकवादी व्यवस्थाओं ने यहाँ राष्ट्र के जो बहुमुखी विकास में योगदान दिया। उसके बाद में है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अधिनायकवाद में या अधिनायकवादी तंत्र में मानव स्वभाव के अनुकूल भी मानते हैं। इसके पक्ष में उनका कहना है कि मनुष्य में स्वभावतः अपने हितों की रक्षा करना की इच्छा होती है। वह अपनी रक्षा चाहता है, चाहे वह किसी के द्वारा की जाए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। आम जनता से उसे कोई मतलब नहीं होता है और अपनी रक्षा व्यवस्था को पूरा करना चाहता है। वह तो सुरक्षा चाहता है, अपने हितों की पूर्ति चाहता है। अतः अधिनायकवादी तत्वों में है वो मानव स्वभाव के अनुकूल है। नेक्स्ट, विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। अधिनायकवादी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह विकासशील राज्यों के लिए भी उपयुक्त है, और इसका कारण यह होता है कि विकासशील राज्यों में राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायकवादी तंत्र उपयोगी माना जाता है। विकासशील राज्यों में जन इच्छा की अनुशासित अभिव्यक्ति की समस्या अत्यंत प्रबल होती है। विकास के विभिन्न चरणों को पार करने के लिए इन विकासशील राष्ट्रों या नवोदित राष्ट्रों की जन आकांक्षाओं को लोगों की जन आकांक्षाओं को जागृत कर दिया जाता है, परंतु जन आकांक्षाएं जितनी तेजी से जागृत होती हैं उतनी तेजी से उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप इस कारण से विकासशील राज्य में व्यवस्था में तनाव बढ़ते हैं और उनके टूटने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायकवादी शक्तियों का या अधिनायकवादी व्यवस्था का होना उपयोगी हो सकता है। हंटिंगटन ने इस बारे में ठीक ही कहा है। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन की जब बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि नवोदित राष्ट्रों में प्रथम कार्य राजनीतिक सहभागिता का है। शिक्षा आदि की वर्दी के स्थान पर मूलभूत संस्थागत ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा उसके लिए एक दलीय शासन व्यवस्था या सैनिक अधिनायक तंत्र भी उपयुक्त होता है। तो हंटिंगटन की ये बात भी इस बात को सपोर्ट करती है, इस बात को मान्यता प्रदान करती है कि विकासशील राष्ट्रों में किस प्रकार से अधिनायकवादी व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर करने का काम करती है। हंटिंगटन ने अपनी विचारधारा या अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके में इसकी बात की है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में आपने अधिनायकवाद के गुणों को यहां देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिनायकवादी व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो उसे अन्य व्यवस्थाओं से एक अलग स्थान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अधिनायकवाद के दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के क्लास का
यहीं हम समापन करते हैं। थैंक यू।